Hey, hi, this is Shondipon here again, and today I will be speaking about two very important banks, and they are SBI and HDFC Bank. So, one is a public sector bank, and another is a private sector bank. We know that these two banks are totally opposite poles. We know that these two are banks, though they have got different ideologies, they have got different kind of model, and they have different workforce. So we will डिस्कस अबाउट दिस टू बैंक्स इन डिटेल्स. सो हिंदी में भी होगा और थोड़ा सा इंग्लिश में भी होगा. सो फर्स्टली आई विल से दैट दिस टू बैंक्स आर DSIB. अब ये DSIB होता क्या है? सो DSIB मीन्स डोमेस्टिकली सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स. अब ऐसे भारी भाषा में आप लोगों को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ. सरल भाषा में ये है कि ये जो दो बैंक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर इसमें से कोई दोनों में एक अगर गिर जाए तो ये सत्यानाश हो जाएगा हमारे इंडियन इकोनॉमी का. तो इन दोनों को हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं. सो इन दोनों को छोड़ के और एक DSIB है, वो है ICICI बैंक. तो ये तीन जो बैंक है DSIB, तीन DSIB बैंक्स, दे आर टू बिग टू फेल हम लोग कहते हैं. और ऐसे आप शायद सुने भी होंगे अगर आप लोग फिनेंशियल अवेयरनेस अगर पढ़ते होंगे. मैं आज यहाँ पे SBI और HDFC बैंक, इन दोनों बैंक के बारे में यहाँ पे बात करूंगा. मैं ICICI बैंक के बारे में नहीं बात करूंगा. क्यों? क्योंकि ये जो जो दो बैंक है, SBI जो एक पब्लिक सेक्टर बैंक में लीडिंग प्लेयर है और HDFC बैंक जो आपके प्राइवेट बैंक में लीडिंग प्लेयर है. तो इन दोनों को अगर हम लोग एक साथ देखें और इसका पावर देखें तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इन दोनों का पावर कितना है. तो आप लोगों को मैं इस चीज़ के लिए यहाँ पे, इस कारण के लिए यहाँ पे इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ और मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि इसका कंपैरिजन नहीं बनता है. इन दोनों का कंपैरिजन नहीं बनता है क्योंकि ये दो अलग अलग किस्म के बैंक्स हैं और इन लोगों का ग्रोथ, आप लोग ग्रोथ मॉडल भी डिफरेंट है. और क्यों है, कैसे है, ये सब कुछ का भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो चलिए पहले हम लोग थोड़ा सा, चलिए HDFC को ही हम लोग थोड़ा सा HDFC बैंक को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. तो HDFC बैंक जनरली क्या हुआ? HDFC बैंक का जनरली जो उन लोगों का जो इनकम जो है, उन लोगों का इनकम जनरली हाई नेट इंडिविजुअल से होता है जो बहुत ही अमीर है. अगर वहाँ पे एक जो आदमी है उसके पास 100 करोड़ है, अगर SBI पे होगा तो 100 करोड़ के लिए हम लोग को 100 आदमी शायद चाहिए. तो ये ऐसा कुछ आप कह सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस जो है. तो HDFC में आपका एक इंडिविजुअल के पास बहुत पैसा है और यहाँ पे SBI में क्या है कि एक इंडिविजुअल नहीं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स लेके जो एक वॉल्यूम है, मतलब कि वॉल्यूम का यहाँ पे बहुत ज़्यादा है. इसीलिए ये अंतर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. HDFC बैंक में लेंडिंग होता है, वहाँ पे यहाँ पे SBI में भी लेंडिंग होता है, पर लेंडिंग का पैटर्न्स भी डिफरेंट है. HDFC में बहुत ही बारीकी से देख के, बिजनेस को समझ के उसके बाद लेंडिंग किया जाता है. SBI में बहुत सारे जो इकोनॉमी में डेवलपमेंट लाए, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रोजेक्ट्स जो होता है, उन लोगों को भी यहाँ पे लेंडिंग मिलते हैं. यहाँ पे MSME का लोन लेंडिंग होता है जो जॉब्स क्रिएट करते हैं. और या तो आप ये भी देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे शॉक एब्जर्वर ऑफ इकोनॉमी SBI, इस पे भी काम करते हैं. इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग देख लेते हैं एक एग्जांपल, वो है कि जब येस बैंक नीचे गिरा था, जो गिर गया था, तो उस टाइम पे येस बैंक को पकड़ना था और ये SBI उसको खींच के पकड़ लिया था. क्यों? RBI ने ऐसा क्यों किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी यहाँ पे इंटरवेन क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि येस बैंक को गिरना नहीं था, उसको लिक्विडेट नहीं करना था. वो कुछ भी कर ले, इट वॉज एट दैट टाइम फोर्थ लार्जेस्ट बैंक, प्राइवेट बैंक में फोर्थ लार्जेस्ट है. दे आर टू बिग टू फेल. मतलब एक अगर ये बैंक अगर गिर जाए ना, क्या होता है आपको मालूम है? वो है कि ट्रस्ट कम हो जाता है. बैंकिंग से ट्रस्ट कम अगर हो जाए तो लोग सेविंग्स करके बैंक में जमा नहीं करेंगे, वो अपने पास ही रखेंगे. और इसमें क्या होगा कि जैसे कि पहले होता था, जो इलीगल जो प्रोसेस से जो मनी को लेंडिंग करना, बहुत सारे ऐसे, मतलब आप कह सकते हैं कि जो होते थे, जो मुनीब होते थे, उन लोगों के पास जाके लेंडिंग करना करते थे. तो ऐसे बहुत सी बहुत खराब स्थिति हो जाएंगे कह सकते हैं.
तो ये स्थिति ना हो, इस कारण के लिए ही बैंकिंग को लाया गया, एक फॉर्मलाइज्ड बैंकिंग लाया गया इनफॉर्मल से। और आज अगर ऐसा हुआ तो ये कभी भी नहीं कर सकते, और येस बैंक को इसीलिए बचाया कौन? एसबीआई ने बचाया। सो एचडीएफसी क्या करता है? एचडीएफसी ग्रोथ के ऊपर वो डिपेंड करता है। और ग्रोथ कब होगा? अगर अच्छे लेंडिंग होंगे तब। तो अच्छे लेंडिंग कब होंगे? अगर अच्छे बिजनेसेस को अगर वो लोग पकड़ पाए, अच्छे लोगों को, जिन लोग, जो लोग मिडिल इनकम में है, हायर मिडिल इनकम में है जो, तो उन लोगों को, हायर मिडिल क्लास या अपर क्लास जो है, उन लोगों को टारगेट करते हैं। कौन करते हैं? एचडीएफसी बैंक करते हैं। और उन लोगों के साथ बिजनेस अगर बनाएंगे, उन लोगों के पैसे को अगर इकट्ठा करेंगे, कैश फ्लो होंगे, कासा रहेंगे। कासा का मतलब क्या है? कि करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट का डिपॉजिट। तो जितना डिपॉजिट बनेंगे तभी जाके तो लोन दे पाएंगे ना। तो एचडीएफसी बैंक का ये जो एक एक इंटरेस्टिंग, एक एग्रेसिव ग्रोथ है ना, ग्रोथ स्टोरी भी आप कह सकते, तो ये इंडिया को भी आगे ले जा रहा है। आप सिर्फ इसको मत देखिए कि ये एक बैंकिंग का एक बहुत बड़ा बैंक है, क्या कर रहा है, क्या उन लोगों का क्या डिफरेंट है, इतना नहीं। वो एग्रेसिवली मूव करता है, पर डेफिनेटली उसमें कुछ ऐसा जज्बा है कि लोग उस पर भरोसा भी करता है, क्योंकि उसमें कस्टमर का जो सर्विस भी है वो भी टॉप क्लास का है। पर अगर इसमें भी देखें तो ये क्या है, तब आप एसबीआई को देखेंगे, अरे भाई ये तो एकदम बकवास सर्विस देता है। ऐसा नहीं है कि एसबीआई का सर्विस अच्छा नहीं है। एसबीआई का सर्विस अच्छा होता है कोई किसी किसी ब्रांचेस में। पर क्या होता है कि कभी कभी हम लोग नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मास बैंकिंग, यहाँ एचडीएफसी में जहाँ पे क्लास बैंकिंग हो रहा है, हमारे यहाँ पे मास बैंकिंग हो रहा है। तो क्लास बैंकिंग और मास बैंकिंग में फर्क तो होंगे ना। अगर मेरे पास 5 आदमी आए और मेरे साथ बातचीत करे, मैं डेफिनेटली एक अच्छा प्रोडक्ट में पिच कर सकता हूँ अपने एसबीआई में। अगर मेरे पास 5 आदमी आए, पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि 50 आदमी आ रहे हैं मेरे पास। तो 50 आदमी अगर आएंगे तो कैसे मैं 50 आदमी को देखते हुए, तो मैं तो जो मेरा हाई नेट इंडिविजुअल है उसको मैं पिच ही नहीं कर पाऊंगा अच्छे से। सो ये एक बहुत बड़ा समस्या हो जाता है। इस कारण के लिए मैं यहाँ पे कहूँगा कि मेरा एक सजेशन है, मैं अपने एक वीडियो में मैंने कहा था, मैं संदीपन 2.0 में, कि बैंक में अभी एसबीआई और भी नेशनलाइज बैंकिंग में भी, बैंक्स में भी 20% हाइक होना चाहिए। जो अभी वर्क फोर्स है अभी इस समय में, उसमें से 20% अप करना चाहिए, मतलब कि बढ़ाना चाहिए। और इसलिए रिक्रूटमेंट भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज मास बैंकिंग एंड क्लास बैंकिंग दोनों को ही यहाँ पे मिलाना है। आज जो मास बैंकिंग में आज आ रहा है, वो कभी हम लोग शायद देख सकते हैं कि वो क्लास बैंकिंग में नेक्स्ट डे आ जाए। जब आपके पास पैसे होंगे ना, तब आपके पास सब लोग आएंगे, मेरे बैंक में अकाउंट खोलिए, मेरे बैंक में अकाउंट खोलिए। पर जब उसके पास जब पैसे नहीं होंगे, तब कहाँ पे पहले अकाउंट खोलते हैं? जीरो बैलेंस अकाउंट कहाँ पे खोलते हैं? जीरो बैलेंस अकाउंट खोलते हैं एसबीआई में, खोलते हैं एसबीआई के सीएसपी में खोलते हैं। सो वो एक जो पहला पहला बैंक अकाउंट, वो बहुत ही क्लोज टू हार्ट होता है। उसमें जो भी आए, आपका आपका अगर कोई स्कॉलरशिप का, स्कीम्स का अगर पैसा भी आए, तो वो बहुत ही क्लोज टू हार्ट होता है। ये सभी का है, एक इमोशनल अटैचमेंट होता है उस अकाउंट से। सो ये एसबीआई देते हैं। तो एसबीआई का ये जो एक लव, मतलब जो एक लव होता है जो देते हैं, ड्रीम्स को फुलफिल करते हैं। एडुकेशन लोन्स होते हैं, तो एडुकेशन लोन्स भी देते हैं। हाउसिंग लोन्स भी देते हैं। और देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एचडीएफसी बैंक ऐसा नहीं देते, एचडीएफसी बैंक भी देते हैं, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते हैं, और इस कारण के लिए बहुत लोग इसमें उत्सुक होते हैं। और इस कारण के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते हैं, इस कारण के लिए और भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको इसको आपको नोट डाउन करना चाहिए। वो है कि जो लोअर इनकम ग्रुप में हुए हैं ना, उन लोगों को भी सस्ते ब्याज में पैसे दे पाते हैं। कौन? एसबीआई दे पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा यूएसपी हो जाता है, जो एचडीएफसी से, मतलब एचडीएफसी बैंक से हमारे जो एसबीआई को यहाँ पे डिसइंटीग्रेट हम लोग कर सके। पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एचडीएफसी खराब है। अगर ऐसा ही होता कि एचडीएफसी बैंक इतना खराब होता, तो वो डीएसआई में मैं क्या पढ़ता? नहीं होता। वो इतने अच्छे ग्रो किए क्योंकि वो जानते हैं कि कहाँ पे मार्केट को टैप करना है, कहाँ पे मार्केट को एक्वायर करना है और कैप्चर करना है। और ये एचडीएफसी बैंक से सीखना है, और भी बहुत सारे और भी बैंक को, और प्राइवेट प्लेयर्स को नहीं, हमारे जो यहाँ पे नेशनलाइज्ड बैंक्स भी है, उन लोगों को भी सीखना चाहिए। शायद आप लोगों को ये मालूम है, जो बैंक एश्योरेंस होता है ना, सीएमपी होते हैं, सीएमपी प्रोडक्ट, उसके बाद आपका जो म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस प्रोडक्ट, डीमैट अकाउंट्स, तो ऐसे क्रेडिट कार्ड, तो ऐसे जो ये एक अम्ब्रेला की तरह एक पूरा
जो होता है ना, ये सब कुछ एसबीआई में भी होता है, एचडीएफसी बैंक में भी होता है। तो सिमिलरिटीज बहुत है एक साथ, पर एक में क्लास बैंकिंग, एक में मास बैंकिंग। तो ये दोनों को मिला के एक बहुत बड़ा मार्केट कैप बनता है। आप सोचिए कि अभी जो होगा कि एचडीएफसी बैंक के साथ एचडीएफसी का मर्जर होगा, तो इस मर्जर के बाद ये जो दोनों एक साथ मजबूत होके एसबीआई के साथ कितना बड़ा एक टक्कर होगा, और ये खेल देखने में बहुत मज़ा आएगा। यस, हम जैसे जो एम्प्लॉय है, जो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग अच्छे व्यवहार करके अच्छे सर्विस देना चाहते हैं किसी एक को, ये शायद संभव हो सकता है। मैं कहा इस क्या कब होगा, जब थोड़ा सा हम लोगों को साइट का सपोर्ट मिले कि अच्छा लोग आए और वो लोग भी हमारे साथ जो आए, और न्यू रिक्रूटर्स भी जो रिक्रूट होके वो हमारे तरह सोचे कि हम लोग कैसे नेशनल इंटरेस्ट में भी काम कर सके और बिजनेस को भी ग्रोथ कर सके। ये दोनों पे ही क्या होगा कि हमारे इकोनॉमी भी ग्रो होंगे और हम भी करियर वाइज ग्रो होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम लोगों को देखना है। एंड डेफिनेटली आई फील दैट एट सम पॉइंट ऑफ द टाइम द मैनेजमेंट विल टेक डिसीजंस अकॉर्डिंगली, जो शायद क्योंकि क्योंकि एचडीएफसी बैंक को मोनोपोलाइज नहीं होना चाहिए। ये आपको बहुत अच्छे से देखना है कि मोनोपोली किसी भी जगह में नहीं रहना चाहिए, और स्पेशली इन फिनेंस सेक्टर में मोनोपोलाइज कभी नहीं। इस कारण के लिए आरबीआई बहुत सारे फिनटेक्स को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं, और उन लोगों को भी कहा है कि आप लोग भी डिजिटल बैंक्स, पेमेंट बैंक या डिजिटल बैंक ऐसे आप खोल सकते हैं। और हम लोग देखें कि एयरटेल, पेटीएम, ऐसे बहुत सारे और भी बैंक्स है जो पेमेंट बैंक खोल कर रखा है। और ये हम लोग पहले सोचे ही नहीं कि बैंक का एग्जिस्टेंस के बिना एक बैंक, सोचिए ऐसा सोच भी लाना कितना एक रेवोल्यूशन ही हो सकता है। और आज यही जो है हम लोगों के जो शेयर है, शेयर ऑफ द कैपिटल, मतलब पैसा तो एक पूरा एक शायद एक राउंड अप शेप कह सकते हैं, उसमें से कुछ पैसे फिनटेक्स में भी तो जा रहा है ना। तो वो भी हम लोगों को देखना है कि फिनटेक्स में भी क्या काम हो रहा है। आज हम लोग सब टेक सेवी हैं, आज कितने हम लोग पैसे लेके हम लोग बाहर नहीं जाते, कोई नहीं, ऐसे क्यूआर स्कैन किए और हम लोग उसको यूपीआई से ट्रांसफ़र कर दिए पैसे को। तो अगर इस जगह में हम अगर आ गए तो कितना थ्रेट है बैंकिंग सेक्टर में। सो हम लोगों को भी वैसे ही काम करना है, हम लोगों को भी उतना ट्रस्ट एंड भरोसा देना है दोनों बैंक को ही। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एचडीएफसी बैंक को कह रहा हूँ और एसबीआई को नहीं कह रहा हूँ, मैं दोनों बैंक को ही कह रहा हूँ कि मिस सेलिंग नहीं होना चाहिए। मिस सेलिंग कभी कभी हो जाता है, और होता है। क्यों होता है? क्योंकि टारगेट्स होता है, टारगेट ऑफ अचीविंग अ 10% ग्रोथ इन द फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, और ये अचीव करना बहुत डिफिकल्ट होता है। शायद आपको लगेगा कि हो जाएगा, पर वो होता नहीं है। अगर एग्रेसिवली मूव करेंगे ना तो वो नहीं होता है। तो एचडीएफसी में एक थोड़ा सा एग्रेसिवली मूव करता है और एसबीआई थोड़ा सा सस्टेनेबली ग्रोथ करता है। और एक चीज़ है, मैं जैसे आपको कहा कि इकोनॉमी का एब्जॉर्बर, तो एसबीआई का मैं दो चीज़ में कहूँगा। एक है जैसे मैं कहा कि एमएसएमई लोन देता है, तो एमएसएमई लोन क्या करता है? एमएसएमई लोन देके छोटा छोटा बिजनेस बनाता है। तो ये एमएसएमई लोन का जो छोटा छोटा बिजनेस बना, अब ये क्या हुआ, ये छोटे छोटे जो बिजनेस बने वो जॉब्स देंगे। तो इनडायरेक्टली एसबीआई क्या कर रहा है, बहुत सारे जॉब्स भी क्रिएट कर रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे देखिए एचडीएफसी बैंक अच्छा है, वो कैसे अच्छा है? क्योंकि जो बिजनेस जो है, हमारे बड़े बड़े जो बिजनेस है, उसको अच्छे सर्विस देना वो प्रोवाइड कर रहा है एचडीएफसी बैंक। हालांकि ये हम लोग जानते हैं कि एचडीएफसी बैंक के जो एम्प्लॉय है, उनको कभी आप पूछेंगे कि उनका वर्क जो वहाँ का कल्चर कैसा है, और वहाँ पे काम करके कितना उसका सुकून मिल रहा है, ये आप पूछ सकते हैं। डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड बैंक। एंड उस बैंक में जब आप काम करेंगे ना, और आपके सीवी में वो जब रहेंगे, इट विल बी वेरी वैल्यूएबल टू यू। और एसबीआई में भी ये हम लोग जानते हैं। तो इसको हम लोग अगर छोड़ दे, मैं जैसे कहा कि जैसे जॉब क्रिएट करते हैं, बिजनेस भी क्रिएट जैसे ये लोग भी करते हैं एचडीएफसी बैंक डायरेक्टली लेंडिंग से, हम लोग भी करते हैं लेंडिंग से। पर इसको छोड़ के मैं एक आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, और मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज़ जो मेरे दिमाग में एक दिन आया, और इसको कह के मैं इस वीडियो को अंत करूँगा। वो है कि म्यूचुअल फंड। हम लोग म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, स्टॉक मार्केट में उथाल पथल होता है इसमें। पर म्यूचुअल फंड में एएमसी हाउसेज होते हैं अलग अलग। एसबीआई स्मॉल कैप फंड एक फंड है। तो मैंने इसका एयूएम देखा, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इसके पास कितना पैसा है। तो पैसा कितना है आप देख सकते हैं।
तो उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है स्मॉल कैप फंड के और भी जो उसका प्लेयर्स से, तो उसके पास सबसे ज़्यादा कैश है, आप कह सकते हैं। तो जिसके पास वो जितना इतना पावर होगा, स्मॉल कैप फंड में क्या होता है, स्मॉल कैप फंड मतलब छोटे कंपनीज होते हैं। हाँ, तो छोटे कंपनी में निवेश करना, जब एक छोटे कंपनी में निवेश करेंगे एसबीआई, तो इसमें दो चीज़ होता है, एक होता है ट्रस्ट, एक होता है कैपिटल इन्फ्यूशन, मतलब कि पैसे को उसमें अंदर डालना। तो आप सोचिए कि एक पावरफुल, इसको इंस्टीट्यूशन लगा लीजिए, एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन जब एक छोटे कंपनी में विश्वास करके जब उसमें निवेश कर रहा है, तो वो उसका स्टॉक का प्राइस क्या होगा, वो बढ़ेगा। और इसीलिए स्मॉल कैप फंड बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। और ये क्यों करता है, क्योंकि शायद एसबीआई ने उस पर भरोसा करके उसमें किया निवेश, उसके पास वैसे ही उसका एयूएम बहुत ज़्यादा है, मतलब कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो कैश ऊपर जा रहा है, स्टॉक ऊपर जा रहा है। उसके साथ साथ उसका जो पियर्स होता है, मतलब कि और भी बहुत सारे स्मॉल कैप फंड होता है, तो वो स्मॉल कैप फंड भी वो भी ऊपर ले जाता है। वो कैसे होता है, क्योंकि वो भी उसी कंपनी में शायद उसमें निवेश कर रहा है, देख रहे अच्छा ये तो अच्छा है प्रॉप, तो आप कह सकते हैं कि इसमें मतलब कोई 22% दे रहा है, जो स्मॉल कैप है 22% देता है, तो कोई 24%, वो कैसे होता है, वो आपके एक्सपेंस रेशियोज होते हैं और भी बहुत सारे, जैसे कि 0.25 या कोई 8% में शायद उसका, लेट्स से एचडीएफसी में शायद 8% का होल्डिंग है और किसी का शायद 6% है, तो इस कारण के लिए थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। तो वो अलग सा बात है, पर मैं आपको कह रहा हूँ कि उसमें ये जो स्मॉल कैप फंड है, ये अच्छे अच्छे बिजनेस को भी ऊपर लाते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख भी है कि कैसे बिजनेसेस क्रिएट होते हैं बैंक के जरिए। तो आप सोच सकते हैं कि जो ये बैंक्स है ना, मैं डीएसआईबी को तो मैं कह दिया, तो ये दोनों जो बैंक है ये इतना मजबूत है, और इसको जो दोनों मिला के जो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन बनता है, ये कितना तगड़ा है, ये क्या कर सकता है, और ये अगर गिर गया है दोनों, तो क्या हो सकता है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि बैंकिंग सेक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, और यहाँ पे जॉब्स अलग अलग पैरेलल जगह में हर वक्त रहेंगे। आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, एएमसी हाउसेज ले लीजिए, आप किसी भी जगह में ले लीजिए, रहेगा, ऑलवेज बी देयर। सो इसको कह के मैं इस वीडियो को अंत करना चाहता हूँ। आपका क्या राय है, आप कमेंट क्या करना चाहते हैं, अगर स्टॉक प्राइसेस के बारे में कुछ करना चाहते, कहना चाहते हैं कर सकते हैं। कैरियर ऑप्शंस के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, यू आर फ्री टू राइट अबाउट इट, और फ्यूचर ऑफ दिस बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, ये भी आप कह सकते हैं। सो आशा करूँगा कि थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट पे मैं यहाँ पे ला पाया। मैं और भी वीडियोस लाऊंगा आहिस्ते आहिस्ते। So stay connected with the channel, and bye bye. Take care of your health. Till then,